बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? आपकी अध्यापिका जी भी अच्छी हैं। तो हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे, आपको याद है? कारक। कारक पढ़े थे, कारक भी पढ़े थे और कारक के तीन भेद हो चुका था ना। हाँ, उसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बताई थी उदाहरण के साथ। तो अब मैं आज आपको संप्रदान कारक पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आपके हाथ में वही रफ बुक है जो कि पिछली कक्षा में आपने उसमें लिखा था करण कारक तक। हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? क्रिया जिसके लिए की जाए, क्रिया यानी काम जिसके लिए किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। क्रिया जो है जिसके लिए की जाए, क्रिया जिसके लिए की जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। क्रिया जिसके लिए की जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। सैनिक जो है देश के लिए लड़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे? क्रिया जिसके लिए की जाए, तो सैनिक किसके लिए काम कर रहा है? अपने देश के लिए। लड़ाई किसके लिए कर रहा है? अपने देश के लिए लड़ाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। या फिर किसी को कुछ दिया जाए, जैसे उसने भिखारी को रोटी दी। यहाँ पे क्या दिया गया? या किसी को कुछ दिया जाए, है ना? जिसके लिए क्रिया किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया, सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। उसने भिखारी को रोटी दी। उसने भिखारी को रोटी दी। तो ये क्या हो गया? संप्रदान कारक। इसमें क्या हो गया? किया गया और इसमें कुछ दिया गया। इसमें क्या है? किया जाना और इसमें कुछ दिया गया। ठीक है? तो समझ गए संप्रदान कारक किसे कहते हैं? क्रिया जिसके लिए की जाए या जिस किसी को भी कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आपादान कारक। अब क्या है? आपादान
जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव यानी अलग होना, अलगाव प्रकट करता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। उसे आपादान कारक कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव प्रकट करता है उसे आपादान कारक कहते हैं। अलगाव यानी क्या हो गया? अलग, अलगाव यानी अलग। जैसे कि उदाहरण में हम लोग दे सकते हैं, पत्ता पेड़ से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बच्चा स्कूल से आया। ये क्या है? ये अलग होने का संकेत दे रहा है। बच्चा स्कूल से आया यानी इन दोनों के बीच जो है वो अलग होने का संकेत दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपादान कारक। जैसे कि करण कारक, उसमें क्या? बच्चा माँ के साथ, उसमें मैं लिखी थी से, उसके बाद ब्रैकेट में क्या था? के साथ, के द्वारा। बच्चा माँ के साथ बाजार गया, तो क्या हो जाएगा? करण कारक। क्यों? क्योंकि वहां पर के साथ है, तो वो क्या हो जाएगा? करण कारक। और इसमें क्या हो गया? बच्चा स्कूल से आया, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये क्या हो गया आपका? आपादान कारक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आपादान कारक के बाद? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाले, क्रिया के स्थान को प्रकट यानी बताने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला, क्रिया के स्थान को, क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द
अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पर क्रिया के स्थान को प्रकट कर रहा है। क्रिया का स्थान कहाँ है? कुर्सी पर। क्रिया का स्थान क्या है? क्रिया कौन है? वह, यानी सर्वनाम। यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द, तो वह क्या है? सर्वनाम है। अगर यहाँ पे नाम रहता, किसी का भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, मान लीजिए कि मोहन कुर्सी पर बैठा है, तो मोहन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कुर्सी क्या है? यहाँ पर स्थान है, जगह है जहाँ की वो बैठा है, तो वह कुर्सी पर बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अब इसमें है कि मैं नदी में नहाया, मोहन नदी में नहाया। ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी अधिकरण कारक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा क्या है? मोहन। संज्ञा क्या है? मोहन। स्थान क्या है? नदी। क्रिया क्या है? नहाना। ये क्या है? संज्ञा। ठीक ना? ये क्या है? स्थान। और ये क्या है? क्रिया। ठीक ना? तो ये क्या है? क्रिया। काम, कौन सा काम है? नहाने का काम है। तो संज्ञा मोहन है, क्रिया कौन सा किया? नहाने का। तो कहाँ किया? नदी में। तो ये क्या हो गया? अधिकरण कारक। क्या हो गया? अधिकरण कारक। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। समझ गए बच्चों? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो बहुत अच्छे हो ना? गुड। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? संबंध कारक। क्या पढ़ेंगे? संबंध कारक। संबंध कारक कौन सा नंबर पे है? 7th नंबर, यानी 7 पर। संबंध कारक क्या है? संबंध कारक जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करता है। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करता हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के
साथ संबंध प्रकट करता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मीरा कृष्ण की भक्त थी। अब आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, बस एक ही बचा है, वो फिर मैं आप लोगों को अगली कक्षा में बताऊंगी। केवल संबोधन कारक, किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा शब्द को संबोधन कारक कहते हैं। किसी को पुकारने का काम अगर करते हैं तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कहाँ लिख रहे थे? रफ बुक में लिख रहे थे। ये पूरा आप लोगों के पास रफ बुक में लिखा रहना चाहिए। ठीक है, उसे कहीं फेंक मत दीजिएगा, लिखने के बाद उसको ठीक तरह से रखिएगा। तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है वो ध्यान से देखिए। रफ बुक में आप लोग कारक पूरा लिख करके याद भी करना है, केवल लिखना नहीं है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। इस तरह से पढ़िएगा कि वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। संबोधन कारक आप लोग लिख सकते हो, एक दूसरे को पुकारने के काम में, संज्ञा या सर्वनाम किसी भी शब्द को पुकारने के काम में हम लोग लाते हैं। जैसे कि रहेगा ए बालक इधर आ, वो क्या हो जाएगा? संबोधन। ए क्या है? संबोधन। हम किसी को संबोधित करके बुला रहे हैं। किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द संबोधन कारक कहलाता है। धन्यवाद बच्चों।